मैं दयानंद कुमार पीजीटी कॉमर्स +2 हाई स्कूल गिरिडीह आप लोग के समक्ष 11th कॉमर्स अकाउंट्स के दूसरे एपिसोड में पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जाना था, लेखांकन का परिचय। लेखांकन के परिचय में हमने लेखांकन का उद्गम, उसका विकास, लेखांकन कहाँ से आया, जैसा कि हम लोगों ने उसमें सुना लेखांकन सदियों से चला आ रहा है। हो सके उसका मेंटेन करने का, लेखा जोखा करने का तरीका कुछ अलग रहा हो, लेकिन ये हिसाब किताब या बिजनेस जो है हमारा प्राचीन काल से ही चला है। इसके बाद हम लोगों ने आधुनिक युग में लेखांकन के बारे में भी चर्चा किया है। हमारे पास जो वर्तमान में लेखांकन है, उस लेखांकन का जन्मदाता हम लोग इटली के वेनिस नगर से मानते हैं और उसके जन्मदाता लुकास कैसिली हैं। उन्होंने 1494 ईस्वी में लेखांकन का प्रादुर्भाव उन्होंने किया और लेखांकन का जनक भी उन्हें कहा जाता है। वे एक गणितज्ञ थे और अपने गणित की पुस्तक में उन्होंने इसको स्थान दिया था। बाद में जैसे जैसे लेखांकन का महत्व समझ में आया तो यह एक अपने आप में एक अलग विषय का रूप धारण कर लिया। लेखांकन के बाद हम उसमें जो उसके हिस्से थे, बुक कीपिंग, पुस्त पालन और लेखांकन, 2 भागों में उसको हम लोगों ने अध्ययन किया था। तत्पश्चात हमने लेखांकन के उद्देश्य के बारे में जाना। अब आगे हमने कुछ बेसिक टर्म्स को भी आप लोगों के समक्ष रखा था। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स, अर्थात कुछ ऐसी बातें जो कॉमर्स के स्टूडेंट को जब वो 11th में प्रवेश करते हैं तो उन्हें समझने में या ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म्स जो उन्होंने नहीं सुना, इसकी चर्चा हमने किया था। थोड़ा सा डिटेल में उसका मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं, तब हम लोग फिर आगे आज एक नया टॉपिक भी करेंगे, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। लेकिन लेखांकन समीकरण से पहले उन बेसिक टर्म्स को हमें फिर से एक बार जानकारी हासिल कर लेना आवश्यक है। जब तक उन टर्म्स को हम नहीं समझेंगे तब तक हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सही तरीके से हल नहीं कर सकते हैं। उन बेसिक टर्म्स में हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा किया था, जिसमें पहला था एसेट्स, संपत्ति। जैसा कि हमने देख रहे हैं, संपत्ति हम उन वस्तुओं को या उन साधनों को कहते हैं जिसको बेचकर हमें धन की प्राप्ति होती है, कैश की प्राप्ति होती है। अर्थात संपत्तियों से हमें कैश प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक लैंड है, जमीन है, अगर उसको हम बेचते हैं तो उससे हमें कैश की प्राप्ति होती है। अर्थात लैंड हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास मशीनरी है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, ये सब क्या है, संपत्ति है। अर्थात इसको बेचेंगे तो हमें इससे कैश की प्राप्ति होगी। अकाउंटिंग की भाषा में अगर बात करें तो एसेट जो संपत्ति है उसे मुख्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स भी कहा जाता है, इसे हम लोग नॉन करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हम लोग अस्थायी संपत्ति या नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं। नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स अर्थात अस्थायी संपत्तियां
वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में एक लंबे समय तक रहने वाला है या जिसका लाभ व्यवसाय को लंबे समय तक मिलता है। जैसे कि अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड etc. ये सब जो संपत्तियां हैं वह अस्थायी संपत्तियां हैं, अर्थात ये व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए या लंबे समय तक के लिए रहने वाला है और व्यवसाय को इन सब संपत्तियों से लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है। तो इन संपत्तियों को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं या अस्थायी संपत्ति कहते हैं। दूसरा आता है करेंट एसेट्स, चालू संपत्ति। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिसका व्यवसाय में वर्ष भर परिवर्तन होते रहता है, अर्थात जिसका सालों भर लेन देन चलता रहता है, उसमें चेंजिंग आता रहता है, उसमें बदलाव आता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जिन संपत्तियों में वर्ष भर परिवर्तन होते रहता है उसे हम चालू संपत्तियां या करेंट एसेट्स कहते हैं। अगर हम करेंट एसेट्स की एग्जांपल की बात करें तो करेंट एसेट्स में कैश यानी कि रोकड़, इसके बाद डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक का यहाँ पर अर्थ है कैश एट बैंक, यानी कि बैंक में हमारा जो पैसा डिपॉजिट है, हमारे पास अगर नगद पैसा है उसको हम लोग कैश कहते हैं, अगर बैंक में पैसा है तो वो कैश एट बैंक या बैंक कहलाता है। तो कैश, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, स्टॉक etc. ये सब जो संपत्तियां होती हैं व्यवसाय में वो करेंट एसेट्स होती हैं, चालू संपत्तियां होती हैं। इस प्रकार हमने इसमें देखा कि संपत्तियों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट या फिक्स एसेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल लिखा, फिर उसके बाद करेंट एसेट्स चालू संपत्ति जिसमें हमने कुछ एग्जांपल लिखा और उसको बताया। इस तरह से जब हम एसेट्स को क्लियर कर लिए, अब दूसरा जो पॉइंट इसमें आएगा वो है लायबिलिटीज। हिंदी में इसे हम दायित्व कहते हैं। दायित्व, जैसा कि हम जानते हैं, दायित्व का मतलब उन सभी मदों से है जिसमें व्यवसाय को नगद चुकाना पड़ता है या जहां उसे भुगतान करना है, पेमेंट करना है। अर्थात जब कोई व्यवसाय कहीं से कर्ज लेता हो, लोन लेता हो या कहीं से उधार माल खरीदता हो तो भविष्य में उसे उस पैसे को चुकाना पड़ता है। तो जहां से भी उसने उधार लिया, कर्ज लिया या जहां भी व्यवसाय को रोकड़ का, कैश का भुगतान करना है वह लायबिलिटीज कहलाता है, दायित्व कहलाता है। दायित्व का मतलब ये होता है जहां पैसा देना है या बकाया संस्था को बकाया है संस्था के पास, अर्थात संस्था को उन्हें भुगतान करना है। लायबिलिटीज को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। लायबिलिटी में पहला हो गया नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज या इसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज
नन करेंट लायबिलिटी, यानी कि दीर्घकालीन, हिंदी में अगर इसे कहेंगे तो दीर्घकालीन दायित्व। लायबिलिटीज का भी दो भाग है, पहला नॉन करेंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसे हम लोग हिंदी में दीर्घकालीन दायित्व भी कहते हैं। दीर्घकालीन दायित्व वह दायित्व होता है जो संस्था को 1 वर्ष से अधिक समय के पश्चात कर्ज को भुगतान करना होता है, यानी कि वैसे दायित्व जिसका भुगतान इस संस्था को 1 वर्ष से अधिक समय के पश्चात करना हो, या 1 वर्ष से अधिक समय के पश्चात जिन कर्जों को लिया गया हो उन्हें हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या हिंदी में दीर्घकालीन दायित्व कहलाता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज का अगर हम एग्जांपल लें कि संस्था के लिए कौन सा दायित्व नॉन करेंट होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है, तो इसमें हमारा जो आता है वो है पहला बैंक लोन। सामान्य रूप में बैंक लोन 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लिया जाता है, अर्थात उसका भुगतान संस्था को 1 वर्ष से अधिक समय में के पश्चात करना पड़ता है। अतः बैंक लोन हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो डिवेंचर्स, ऋण पत्र, ये भी हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, या कभी कभी हम लोग लॉन्ग टर्म लोन भी लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन अर्थात लंबे समय के लिए लिया गया ऋण। लंबा समय का मतलब यहाँ बेसिकली होता है 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लिया गया लोन, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं, और यह सभी हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा हम अगर बात करें लायबिलिटीज का तो वह है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज हिंदी में कहेंगे चालू दायित्व। चालू दायित्व, चालू दायित्व से हम अगर इसे हमें चालू दायित्व को डिफाइन करना हो तो चालू दायित्व वह दायित्व है जो संस्था को 1 वर्ष के अंदर उसका भुगतान करना है, यानी कि वैसा दायित्व जो संस्था को 1 वर्ष के अंदर उसे चुकता कर देना है, पेड अप कर देना है, उन दायित्व को हम करेंट लायबिलिटी या चालू दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व में परिवर्तन सालों भर होता रहता है, उसका घटना बढ़ना लगा रहता है। तो चालू दायित्व में अगर हम बात करें इसको शामिल करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमें लेना हो तो क्रेडिटर्स, लेनदार। आगे हम लोग क्रेडिटर्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेंगे। क्रेडिटर्स के बाद अगर हम बात करें तो इसमें आता है चालू दायित्व में बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब जो है सभी चालू दायित्व है। क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार, बिल्स पेबल मतलब देय बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर बिल। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सब जो दायित्व है यह हमारा करेंट लायबिलिटी है, यानी कि इसका भुगतान हमें वर्ष के दौरान करना पड़ता है। इस तरह से हमने पहले एसेट्स के बारे में जाना, दूसरा लायबिलिटीज के बारे में जाना। अब आगे हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे।
आगे का जो टर्म्स है तीसरा, वो हमको कैपिटल, हिंदी में पूंजी, कैपिटल या पूंजी। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के हम व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्थात हर हालत में बड़ी व्यवसाय हो छोटे व्यवसाय हो, इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी मालिक के द्वारा लगाया जाता है जहां से वो व्यवसाय को प्रारंभ करता है। यानी कि जब भी कोई व्यवसाय प्रारंभ होता है, सर्वप्रथम उस व्यवसाय के मालिक को अपना व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए धन जुटाना पड़ता है और वह धन वह पूंजी कहलाता है। पूंजी के बिना हम कोई व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटे व्यवसाय हो, बड़े व्यवसाय हो, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के बाद अगर हम अगला बात करेंगे तो वो है ड्राइंग्स। आहरण, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आहरण, ड्राइंग्स वह राशि है जो व्यवसाय के मालिक द्वारा अपने निजी खर्च के लिए व्यवसाय से निकाल लिया जाता है। वह राशि जो व्यवसाय के मालिक के द्वारा अपने निजी खर्च के लिए, पर्सनल यूजेज के लिए अगर कुछ राशि बिजनेस से निकाल ले तो वह आहरण कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। अगर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक व्यवसाय के मालिक के बेटे की तबीयत खराब हो गई और वह अपने बच्चे का इलाज के लिए व्यवसाय से 1 लाख रुपये निकाल लिया, तो ये जो 1 लाख की राशि निकाल लिया और उसे अपने बच्चे के इलाज में खर्च किया, वह हमारे लिए व्यवसाय के लिए वह ड्राइंग्स कहलाता है, आहरण कहलाता है। जब भी कोई व्यवसाय में आहरण होता है उससे व्यवसाय की पूंजी घट जाती है, बिजनेस की पूंजी कम हो जाती है। तो इस तरह से ड्राइंग्स के बारे में हमने जाना। इसके बाद जो टर्म्स के बारे में हम जानेंगे वह है एक्सपेंस, खर्च। खर्च हम किसको कहें? खर्च, एक्सपेंस वह है जो बिजनेस को चलाने के लिए हमें करना पड़ता है। अर्थात कोई भी व्यवसाय बिना खर्च किए नहीं चल सकता है। बिजनेस को चलाने में जो रकम हमें चुकाना पड़ता है या जो खर्चे करने पड़ते हैं उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। अगर खर्च की बात करें तो जैसे कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें स्टाफ को सैलरी देना होगा। अगर हमारा बिजनेस किराए पर चल रहा है तो हमें रेंट देना होगा। मजदूर है, मजदूरी देना पड़ेगा, वेजेज है। अगर हम बिजली की कनेक्शन लिए हुए हों तो बिजली बिल देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो सैलरी, रेंट, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी, ये सब जो है बिजनेस के लिए खर्च है, एक्सपेंस है। अर्थात बिजनेस को चलाने के लिए ये सब हमें रकम चुकाने पड़ेंगे, ये सब खर्च हमें करना पड़ेगा। तो जो खर्च हम बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं वह क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है, खर्च कहलाता है। एक्सपेंस के बाद अगर हम बात करेंगे तो आगे इनकम, आय। आय को निकालने के लिए हमें 2 बातों को जानना होगा कि आय क्या होती है। आय तब होगा जब हम बिजनेस को जो भी खर्च किया, बिजनेस ने जो भी खर्च किया उसमें से टोटल रेवेन्यू, कुल आगम को जब हम घटा देते हैं तो वह हमारे लिए आय कहलाता है। कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, यानी कि इनकम को अगर हम चर्चा करें तो लिख सकते हैं रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये रेवेन्यू क्या है? ये रेवेन्यू हम जो बिजनेस से जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वह रेवेन्यू कहलाता है। बिजनेस में हमें जो अपना डे टू डे एक्टिविटी है उससे हमें जो रोकड़ प्राप्त हो रही है, बिजनेस का जो नेचर है, वो बिजनेस का हमारा जो व्यवसाय है उसका जो मेन उसका बिजनेस का जो सोर्स है उससे जो हमें पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू में यानी कि कुल जो हमें प्राप्ति हुआ संस्था को चलाने में, ऑपरेशन से ऑपरेटिंग के दौरान जो कैश हमें प्राप्त हुआ उसमें से जब हम कुल एक्सपेंस को घटा देते हैं तो यह हमें इनकम आ जाता है, आय कहलाता है। ऐसे ही सामान्य तौर पर अगर हम जाने तो हमारे पास जो कुल पैसा आया या हमारे पास टोटल जो पैसा आया उसमें से जब हम जो खर्च किए हैं या जो खर्च हुआ है उसको घटा दें तो जो शेष बचता है, जो बैलेंस बचता है वह इनकम कहलाता है, आय कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डेटर्स, देनदार। डेटर्स जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके थे डेटर्स के बारे में। अभी इसके पहले भी हमने लिखा करंट एसेट्स में डेटर, चालू संपत्ति। हिंदी में डेटर्स को देनदार कहा जाता है। देनदार मतलब देने वाला, यानी कि संस्था को जो भी पैसा देने वाला है या संस्था को पैसा प्राप्त होने वाला है उसे हम देनदार कहते हैं। यानी कि जहां भी संस्था, जो भी संस्था या फर्म पैसा हमें देने वाला है उसे हम देनदार कहते हैं। लेकिन बात उठती है कि कोई भी संस्था, फर्म या व्यक्ति हमें पैसा क्यों देगा? इसके पीछे एक हम लोग कारण इसको मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि व्यवसाय में उधार माल हमने बेचा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी व्यवसाय सिर्फ नगद के भरोसे नहीं चलता है। व्यवसाय में नगद लेन देन भी होते हैं, उधार लेन देन भी होते हैं। तो अगर कोई बिजनेस नगद माल बेचता है तो उसे कैश की प्राप्ति हो जाती है। अगर वो उधार माल बेचता है तो तत्काल उसे कैश की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन क्योंकि जब हम उधार माल बेचे हैं तो भविष्य में वो हमको पैसा देने वाला है, तो जो पैसा देने वाला है वह देनदार कहलाता है, डेटर कहलाता है। और चूंकि हमें वहां से पैसा मिलने वाला है अतः ये हमारा एसेट्स भी है और डेटर्स को करंट एसेट्स माना गया है, अर्थात यह विदिन 1 ईयर हमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। देनदार के बाद अगर हम लोग आगे बात करें क्रेडिटर्स, लेनदार। जिस प्रकार जो हमें देने वाला है पैसा वह देनदार कहलाता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय से जो पैसा लेने वाला है वह लेनदार कहलाता है। अर्थात लेनदार को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्यवसाय में हम नगद भी माल बेचते हैं और उधार भी माल बेचते हैं, उसी प्रकार हम नगद भी माल खरीदते हैं और उधार भी माल खरीदते हैं। अगर हमने नगद माल खरीदा तो उसके एवज में हमने कैश भुगतान कर दिया तो वहां पर हमारा कोई लेनदार से मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हमने कुछ उधार माल खरीदा है, अर्थात अगर हमने तत्काल पैसे का भुगतान नहीं किया है, यानी कि भविष्य में हम उसे पैसा देने वाले हैं, तो जब भी कोई संस्था किसी दूसरे संस्था से उधार माल खरीदता है तो वहीं पर हमारा क्रेडिटर का जन्म होता है, लेनदार। यानी कि भविष्य में वह हमसे पैसा लेगा और हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। तो लेनदार, जब भी हम उधार माल खरीदेंगे तो लेनदार क्रिएट होगा और जब भी हम उधार माल बेचेंगे तो देनदार या डेटर क्रिएट होगा। तो लेनदार हमारे लिए करेंट लायबिलिटीज है और लेनदार से को हमें पैसा
देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए क्रेडिटर्स हमारा ये लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज में भी ये करेंट लायबिलिटी है। इसके आगे हम लोग अगर और बात करेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स हिंदी में इसे हम लोग माल कहते हैं। कोई भी व्यवसाय जिन वस्तुओं का व्यापार करता है, कोई भी व्यवसाय जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उसे हम गुड्स या माल कहते हैं। अर्थात सपोज दैट अगर हमारा एक चावल का बिजनेस है तो चावल हमारे लिए गुड्स है। कोई अगर गेहूं का बिजनेस करता है तो गेहूं उसके लिए गुड्स है। अगर कोई लकड़ी का कारोबार करता है, बिजनेस करता है तो लकड़ी उसके लिए गुड्स है। यानी कि कहने का मतलब क्लियर है कि जब कोई व्यवसाय जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उसके लिए वह गुड्स कहलाता है, माल कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें परचेज, माल का क्रय, परचेज ऑफ गुड्स, माल का क्रय। चूंकि बिजनेस को चलाने के लिए माल खरीदा भी जाता है, माल बेचा भी जाता है। बिजनेस का उद्देश्य ही है माल खरीदना और बेचना। तो जब हम जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनमें जो भी वस्तु हम बेच रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसमें से जब हम माल खरीदते हैं तो जो भी माल हमने क्रय किया वह हमारे लिए परचेज कहलाता है। इसके बाद एक आता है सेल्स, हिंदी में इसे कहते हैं बिक्री या विक्रय। विक्रय या बिक्री, जैसा कि हम जानते हैं व्यवसाय का मूल उद्देश्य होता है माल खरीदना और बेचना। तो जिन वस्तुओं का हमारा व्यापार है उसमें से जिन वस्तु को हम बेचते हैं उसे हम लोग सेल्स करते हैं, बिक्री करते हैं। इसके बाद अगर कुछ और बातें करें तो परचेज रिटर्न्स, हिंदी में इसे कहेंगे क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। क्रय वापसी क्या होता है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया परचेज के बारे में, यानी कि हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसमें से जो हमने माल खरीदा वह परचेज करना है। और परचेज रिटर्न की बात जब करेंगे तो वह माल जो हमने खरीदा लेकिन किसी कारणवश वह हमें पसंद नहीं आया, उसका कोई भी कारण हो सकता है, माल की किस्म अच्छी नहीं है, माल जिस क्वालिटी का हमने ऑर्डर किया था उस अनुसार नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम उस माल को वापस कर देते हैं। माल मान लेते हैं कि वो घटिया किस्म का है, अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो जब जो माल हमने खरीदा उसमें से अगर कुछ माल जो कि अच्छे क्वालिटी का नहीं था या हमें किसी भी कारणवश वह पसंद नहीं आया तो उसे हम क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो खरीदा हुआ माल जब हम वापस करते हैं तो वह परचेज रिटर्न कहलाता है, क्रय वापसी कहलाता है। इस तरह से आगे हम लोग अगर एक और बात करेंगे वह है सेल्स रिटर्न, इसे हिंदी में कहते हैं विक्रय वापसी। विक्रय वापसी क्या होगा, जैसे हमने अभी परचेज रिटर्न के बारे में चर्चा किया, सेम उस प्रकार से सेल्स रिटर्न है। जैसे कि माल हमने बेचा, बिजनेस का उसका नेचर ही है माल खरीदना और बेचना। हमने माल बेचा, लेकिन जब बेचा हुआ माल अगर कोई कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो कोई भी कारण हो, अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया और उसने माल को वापस कर दिया, यानी कि जो हमने माल बेचा था, माल बिक गया था, परंतु किसी कारणवश अगर कस्टमर के द्वारा वह बिका हुआ माल वापस आ जाए तो उसे हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं।
विक्रय वापसी करते हैं। तो जब भी परचेज माल खरीदते हैं और परचेज रिटर्न भी अगर है तो उससे हमारा परचेज का जो अमाउंट है वो घट जाता है। उसी प्रकार जब हम माल बेचते हैं और अगर उसमें से कुछ रिटर्न आ गया बेचा हुआ माल तो हमारा सेल्स भी घट जाता है। एग्जाम्पल, अगर हमने 1 लाख का माल खरीदा परचेज किया और अगर उसमें से हमें 5,000 का माल पसंद नहीं आया, हमने उसे वापस कर दिया, तो अगर नेट परचेज की बात अगर करें तो नेट परचेज क्या हो जाएगा? नेट परचेज जो निकलेगा, परचेज या टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी कि नेट परचेज होगा। एग्जांपल अगर लेते हैं कि हमने 1 लाख का माल खरीदा था तो टोटल परचेज 1 लाख हो गया, इसमें से अगर हमने 5,000 का माल वापस कर दिया तो वो घटा देंगे, तो नेट परचेज हमारा आ गया 95,000, यानी कि हमने 95,000 का माल खरीदा। इस तरह से अगर हम सेल्स रिटर्न की भी बात, नेट सेल्स की भी बात करें तो लिख सकते हैं नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि हमने जितने का माल खरीदा, जितने का माल हमने बेचा, उसमें से अगर कुछ माल वापस आ गया तो वह हमारा सेल्स रिटर्न कहलाता है। और जैसे कि सपोज दैट हमने 1 लाख का माल बेचा और इसमें 10,000 का माल अगर वापस आ गया बेचा हुआ माल, तो नेट सेल्स हमारा हो गया 90,000। इस तरह से हमने आज बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिटेल में समझा है। आगे कुछ और हम टर्म्स की बात करेंगे। अगर कुछ और टर्म्स की बात करें तो ताकि हमें आगे के इक्वेशन को बनाने में आसानी होगी, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? जब हमें कोई भी माल हम जब खरीदते हैं और हमें जहां से माल खरीदे, जो हमारा जहां से माल जिस बिजनेस से खरीद रहे हैं, जिस फॉर्म से खरीद रहे हैं, अगर हमें वो उस लिस्ट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे दे, कुछ राशि छोड़ दे, तो वह डिस्काउंट कहलाता है, छूट कहलाता है। यह डिस्काउंट ग्राहकों को अधिक से अधिक माल खरीदने या बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो डिस्काउंट हम जैसा कि सामान्य वे में जानते हैं कि जब लिस्ट प्राइस में कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज अगर छोड़ दिया जाए तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहेंगे हिंदी में व्यापारिक भत्ता, और कैश डिस्काउंट रोकड़ भत्ता। ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जो व्यापारी को उसके अंकित मूल्य में दिया जाता है, अंकित मूल्य में छूट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल में कोई लेखा इसका हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ यह लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट को घटा दिया जाता है। कैश डिस्काउंट
रोकड़ बट्टा वह बट्टा होता है जो ग्राहकों को नगद भुगतान करने के लिए या नगद में बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। जब नगद भुगतान करने या नगद कैश प्राप्त करने के लिए जब सेल या परचेज में हम लोग डिस्काउंट करते हैं तो वह रोकड़ बट्टा या कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो डिस्काउंट को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इस तरह से हमने जो बेसिक टर्म्स थे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स और ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ाई के दौरान करेंगे, लेकिन सामान्य रूप में जो टर्म्स का जरूरत हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में है उसका हमने चर्चा कर दिया है। अब आगे हम लोग कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स को समझेंगे। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वह है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण के बारे में। लेखांकन समीकरण 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह एक तरह से आगे जर्नल लेजर पढ़ने से पहले यह एक बेस का काम करता है, एक आधार है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो लेखांकन समीकरण हमें बतलाता है कि किसी भी व्यवसाय का एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर होता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए हैं कि कोई भी व्यवसाय में लेन देन होता है, लेन और देन दोनों होता है, सिर्फ लेना ही नहीं होता है, सिर्फ देना ही नहीं होता है। इसमें हमारा दोनों बातें इन्वॉल्व होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है लेन और देन, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स भी होते हैं, टेल्स भी होते हैं, उस तरह से हर ट्रांजैक्शन का भी दो पहलू होता है, अर्थात उसमें लेन और देन दोनों होता है। इसी लेन देन को हम लोग अगर आगे कहें तो डेबिट और क्रेडिट के रूप में डिफाइन करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे जर्नल में करेंगे। और यही लेन देन होने के कारण अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण हमें बताता है कि किसी भी व्यवसाय का जो संपत्ति है, एसेट्स और लायबिलिटीज है, वह दोनों बराबर होगा। अर्थात अगर हम इसे लिखें तो लेखांकन समीकरण हमें बताता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, या इसे कह सकते हैं हम लोग एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हालांकि कैपिटल भी लायबिलिटीज का ही हिस्सा होता है, तो अगर हम एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज भी लिखेंगे तो कोई इसमें से प्रॉब्लम नहीं है, या हम एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं। यानी कि लेखांकन समीकरण हमें बताता है कि कोई भी व्यवसाय का टोटल एसेट्स उसके टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है, यानी कि कुल संपत्ति उसके कुल दायित्व के बराबर हो। कितनों भी व्यवसाय में लेन देन हो जाएंगे, फिर भी उसके एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा दोनों साइड बराबर होते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में दो पहलू छिपा होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमने यह जाना अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बताता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। अब थोड़ा सा हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है जो इस चैप्टर को बनाने के क्रम में आएगा, उसे हम लोग लिख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जहां हम जानते हैं एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर होंगे। एसेट्स की अगर हम बात करें तो गुडविल, दूसरा में अगर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी,
तीसरा फर्नीचर एंड फिक्सचर, आगे लिखेंगे डेटर, बिल्स रिसीवेबल, आगे अगर इसमें और हम लोग लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक के बाद हम लोग लिख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरह से जो हमारे ये मद है आइटम्स है वो एसेट्स में आता है। इस तरह से आगे हम लोग लायबिलिटीज के बारे में भी लिख सकते हैं। लायबिलिटीज में बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एसेट्स में कुछ और अगर जोड़ना हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लायबिलिटीज में जैसा कि हमने लिखा बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इत्यादि। इस तरह से हमारा कुछ हमने यहाँ मद एसेट्स और कुछ मद लायबिलिटीज का लिखा है जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के क्रम में आ सकता है। यहाँ पर हम लोग एक वर्ड देख रहे हैं वो है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का चर्चा हमने कर चुका था। बिल्स पेबल ये क्या होता है? ये बिल्स पेबल जैसा कि बिल्स पेबल हमने लायबिलिटी में दिखाया है। तो क्रेडिटर क्या है? जब हम कहीं से उधार माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो क्रेडिटर क्रिएट होता है और बिल्स पेबल उसी क्रेडिटर का हिस्सा होता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां से हमने उधार माल खरीदा, अगर उसे हम पर भरोसा नहीं हो और हमसे अगर वो बिल लिखवा ले, बिल में साइन करवा ले कि इस तिथि के पश्चात एक सर्टेन टाइम के बाद हम इसका भुगतान करेंगे, और उस बिल को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्रेडिटर्स ही बिल्स पेबल का रूप ले लेता है, दे बिल। इस तरह से डेटर्स देनदार का चर्चा हमने किया था। यहाँ है बिल्स रिसीवेबल, प्राप्त बिल। यानी कि जब हम उधार माल बेचते हैं और अगर किसी कस्टमर पर हमें विश्वास नहीं है लेकिन फिर भी हमें माल उधार बेचने की मजबूरी है, और अगर उससे हमने एक बिल पर साइन करवाने का प्रस्ताव रखा, अगर उसने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और उस बिल पर अगर उसने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को, तो वह बिल्स डेटर जो है वही बिल्स रिसीवेबल का रूप ले लेता है। तो हमने अभी कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज का चर्चा किया, और अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है किसी भी व्यवसाय का टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। यानी कि हर परिस्थिति में व्यवसाय का कितना भी लेन देन होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज उसका मिलना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रश्न की चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनता कैसे है। अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने से पहले हमें हर ट्रांजैक्शन को बेहतर तरीके से पहले समझना होगा, और उसमें कौन सा पहलू, कौन सा एस्पेक्ट छुपा हुआ है, इसको जानना होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अगर हमने व्यवसाय प्रारंभ किया नगद के द्वारा, 1 लाख मान लेते हैं फॉर एग्जांपल,
1 लाख रुपया से हमने व्यवसाय प्रारंभ किया। तो अगर हम इसे इक्वेशन बनाएं तो सबसे पहले हमें लिखना होगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज ये लिखेंगे, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कर सकते हैं इसे। और अगर हमने पहला ट्रांजैक्शन हमें मान लिया कि स्टार्टेड बिजनेस, यहां इधर हम ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं यहां हम पहले ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस को अगर हम पहला लिखें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने बिजनेस शुरू किया है कैश के द्वारा। जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं कैश, यानी कि बिजनेस में कैश आया, व्यवसाय में कैश आया, और वह कैश किस रूप में आया? कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में। यानी कि बिजनेस जब शुरू करते हैं हम व्यवसाय में कैश देते हैं, और वह कैश किस रूप में देते हैं? पूंजी के रूप में देते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे बिजनेस में कैश आया, तो यहां पर हो जाएगा, इधर एसेट्स में हम लोग कैश लिखेंगे, कैश। और अगर हम ये कैश मान लेते हैं 1 लाख है, और इस तरह से हमारा इधर लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल भी हुआ, क्योंकि कैपिटल को भी लायबिलिटी माना जाता है, और पूंजी हमारा कितना है? 1 लाख। ये कैपिटल लायबिलिटीज क्यों है ये भी हमने पहले चर्चा कर दिया है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के तहत बिजनेस को अपने स्वामी से अलग माना जाता है, और चूंकि मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, इसलिए वो मालिक ने बिजनेस को पूंजी दिया, इसलिए पूंजी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लायबिलिटीज, कैपिटल को लायबिलिटीज माना जाता है। तो हमने अभी इस ट्रांजैक्शन में क्या जाना? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस को प्रारंभ किया। तो बिजनेस में कैश आया, तो एसेट्स में हमारा कैश भी होगा 1 लाख, और लायबिलिटीज भी हमारा इधर कैपिटल के रूप में आएगा 1 लाख। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स, माल खरीदा, हमने माल खरीदा बिजनेस के लिए, तो दूसरा हम ट्रांजैक्शन अगर लिखते हैं परचेज गुड्स, माल खरीदा। जब माल खरीदा, इसका मतलब है कि माल हम उधार भी खरीद सकते हैं, नगद भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब सिर्फ परचेज गुड्स है, इसका मतलब है कि माल हमने नगद खरीदा। क्योंकि जब भी माल उधार खरीदा जाएगा तो संबंधित व्यक्ति का नाम या उधार का उल्लेख करना आवश्यक है। तो यहां पर हम इसको जान रहे हैं कि परचेज गुड्स यानी कि नगद माल खरीदा। अगर हमें सपोज दैट 10,000 का माल खरीदा नगद, तो यहां पर घटना क्या घटी कि हमारे बिजनेस से 10,000 रुपया चला गया, और उसके बदले में 10,000 रुपया का माल हमारे पास आ गया। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? हमारा एसेट्स में प्लस बढ़ गया इधर स्टॉक, स्टॉक हमारा बढ़ गया, और माल बढ़ा, और कैश चूंकि हमने नगद खरीदा तो कैश हमारा घट गया। यानी कि यहां पर हो जाएगा 10,000 का अगर माल खरीदा है तो प्लस हो जाएगा 10,000, और चूंकि हमने नगद खरीदा तो यहां हो जाएगा -10,000।
और इस तरह से अब जो हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, यहां पर कोई चेंजिंग नहीं है, 0 होगा। तो कैश हमारे पास 1 लाख था, हमने 10,000 का माल खरीदा, तो व्यवसाय में 90,000 का कैश बचा हुआ और स्टॉक हमारे पास 10,000 का है। इस तरह से हमारा ये न्यू इक्वेशन अब बन गई और इधर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है, तो यहां पर हम लोग इसको 1 लाख ही लिख सकते हैं। इसके बाद अब यानी कि ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया। न्यू इक्वेशन में क्या आया, कैश हमारे पास अब 90,000 का बचा है, स्टॉक हमारे पास 10,000 आ गया और लायबिलिटीज में कैपिटल हमारा 1 लाख ही है। इसके बाद अगर एक एग्जांपल और ले हम लोग, परचेज फर्नीचर खरीदा। व्यवसाय के लिए फर्नीचर की आवश्यकता थी, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा, यहां पर लिखते हैं परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, यहां पर हम लोग प्लस कर सकते हैं फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा, सपोज है हमने व्यवसाय के लिए 20,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा प्लस में यहां पर 20,000। और चूंकि हमने नगद खरीदा तो ये 20,000 की हमारा कैश भी घटेगा। इस तरह से अब हमारा जो इक्वेशन बन रहा है, जब कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है 1 लाख ही होगा, हमारे पास कैश 90,000 बचा हुआ था, 20,000 हमने और फर्नीचर खरीद लिया, तो कैश घट करके 70,000 बचा। हमारे पास इसमें कोई बदलाव नहीं है स्टॉक में, तो 10,000 ही है और फर्नीचर हमारे पास 20,000 रुपया बढ़ गया। इक्वल टू इधर हमारा लायबिलिटी साइड कैपिटल ही है सिर्फ 1 लाख। अगर हम और आगे इसमें बात करें तो ले सकते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये हमारा यहां पर न्यू इक्वेशन है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदना। जब हम उधार माल खरीदते हैं, इसका मतलब है कि अभी वर्तमान में हम उसे पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हैं। माल हमारे पास बिजनेस में आ गया, इसके एवज में हमने अभी भुगतान नहीं किया। तो जब भी उधार माल खरीदते हैं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, उधार खरीदने से हमारा क्रेडिटर क्रिएट होता है। तो अगर सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि हमने 15,000 रुपये का उधार माल खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। जब 15,000 का हम लोग माल खरीदेंगे तो इक्वेशन में हमारे पास क्या प्रभाव पड़ेगा कि कैश हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने उधार खरीदा है, लेकिन हमारा स्टॉक पुनः बढ़ जाएगा। और चूंकि हमने उधार खरीदा है तो लायबिलिटी साइड हमारा क्रेडिटर भी क्रिएट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है, कैश हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं है। स्टॉक अगर मान लेते हैं कि हमने 15,000 का माल खरीदा तो स्टॉक 15,000 का बढ़ेगा, और इधर हमारा एक नया चीज क्रिएट हो जाएगा प्लस क्रेडिटर, और लेनदार भी यहां पर आ जाएगा प्लस में 15,000। बाकी हमारा कैश में कोई परिवर्तन नहीं है, फर्नीचर में भी कोई परिवर्तन नहीं है, कैपिटल में भी कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह से आगे अगर हम देखते हैं तो जो न्यू इक्वेशन बनता है, न्यू इक्वेशन क्या बनता है, कैश हमारे पास 70,000 और स्टॉक की बात करें तो 10,000 पहले से था, 15,000 और बढ़ गया तो 25,000 25,000।
फर्नीचर हमारा कोई चेंजिंग नहीं है, जो है पहले से वही है 20,000। इधर अगर हम कैपिटल की बात करें तो 1 लाख, और एक नया लायबिलिटीज और क्रिएट हो गया, वह है क्रेडिटर, वह है 15,000। यहां पर हम देखते हैं कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कहीं भी हम इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही साइड बराबर होगा, किसी भी साइड हमें इसमें कम या अधिक नजर नहीं आएगा। अगर हम यही लास्ट इक्वेशन को जोड़ें तो हमारा यहाँ पर एसेट साइड में 70,000 कैश, स्टॉक 25,000 यानी कि 95,000, फर्नीचर 20,000 यानी कि 1,15,000, और हमारा लायबिलिटी साइड में अगर हम जोड़ते हैं तो कैपिटल 1 लाख और क्रेडिटर 15,000 यानी कि 1,15,000। यानी कि दोनों ही परिस्थिति में हमारा इक्वेशन ये बताता है कि कितनों भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में बढ़ते जाएगा, उसका इक्वेशन हमेशा दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होगा, किसी भी परिस्थिति में वो कम या अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के बाद भले उसमें प्लस माइनस हो, ऐड लेस हो, कुछ नया एसेट्स क्रिएट हो, कुछ नया लायबिलिटीज क्रिएट हो, लेकिन हर इक्वेशन के पश्चात हमारा जो नीट इक्वेशन बनेगा वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही साइड हमारा बराबर आएगा। लेखांकन समीकरण भी हमें यही बताता है कि किसी भी व्यवसाय का लेन देन कितना बढ़े, उसका एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा दोनों साइड बराबर होता है। तो बच्चों, आज हमने आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में शुरू में बताया, और उसमें से एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गुड्स, गुडविल, इन सारी बिंदुओं पर भी चर्चा किया। तत्पश्चात हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सवाल आप लोगों के पास रखा। इस सवाल को भी हमने सरल तरीके से एग्जाम्पल के रूप में बताया, और क्या इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में पड़ता है उसको भी हमने समझाया। मैं आगे आप लोगों से अब यह आशा रखता हूं कि इससे संबंधित जो सवाल होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो आप हल करने का प्रयास करें, और इससे संबंधित और कुछ जो कठिन प्रश्न हैं या जो और कुछ बातें हैं वो हम अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ लेकर आएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।